सो गाइस फाइनली लेट्स स्टार्ट आईफरस फॉर एसएमईज। अभी हम बैकग्राउंड देख रहे थे कि आईफरस फॉर एसएमईज क्या है, किन कंपनीज पे अप्लाई होता है, और अल्टीमेटली जब स्टैंडर्ड्स डेवलपर्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रहा था तो क्या कर रहा था, क्या थॉट प्रोसेस था उनका। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द एसएमईज स्टैंडर्ड। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज का जो स्टैंडर्ड हमने इम्प्लीमेंट करवाया है उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या है। सो यूजली वो कहते हैं यार एक एवरेज कंपनी के 3000 डिस्क्लोजर पॉइंट्स, यानी जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो अल्टीमेटली जो डिस्क्लोजर नोट्स में वो चीजें लिखते हैं उसमें ऑलमोस्ट 3000 डिस्क्लोजर पॉइंट्स है। उसमें 3000 डिस्क्लोजर पॉइंट्स। सही है। जब हमने आईफरएस फॉर एसएमईज डेवलप करवाया, आईएस बोर्ड ने, उन्होंने कहा यार ये फॉलो करें आप लोग, तो फिर आपको पता है कितना बर्डन कम हो गया। आईफरएस फॉर एसएमईज को इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 300 डिस्क्लोजर पॉइंट्स हैं जो एक एसएमईज ने बनाने हैं। अगर आप गौर करेंगे तो जस्ट 10% ऑफ द टोटल डिस्क्लोजर पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड हैं एक लार्ज एंटिटी में, उसका सिर्फ 10% रिक्वायर्ड है इन एसएमईज में। इसे देखें कितना ज्यादा बर्डन कम हुआ है, कितना ज्यादा बर्डन कम हुआ है किनका। यस यू आर राइट, एज स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज का। कितने ज्यादा रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड थे, फजूल इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली नीड नहीं है यूजर की, नीड नहीं है ऑनर की, उनको प्रोड्यूस करने की, वो कितने रिसोर्सेज उनके बचे हैं। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है एसएमईज को। सो पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज की omissions फ्रॉम एसएमई स्टैंडर्ड। यानी आईफरएस फॉर एसएमईज में कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो उन्होंने कहा यार इनको तो ओमिट ही कर दो, यानी कि एसएमईज को कहो ये स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड टू फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स। वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? अगर हम बात करें तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर। यू डोंट नीड टू फॉलो अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सर देखिए ना, अर्निंग पर शेयर एक शेयर के बदले आप कितना अर्न कर रहे हैं ये बताता है। तो ऑनर को पहले ही पता होता है सर, वो तो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे जब उठता है अपने बिजनेस से तो उसको पता होता है वो कितना कमा के गया। तो उसने तो ऑलरेडी एक एक यूनिट के बदले कैलकुलेट करके रखा हुआ है मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो उसको आपको एट द एंड क्या जरूरत है बताने की कि आपके शेयर के बदले कितनी अर्निंग हुई है। सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। सो इसलिए वी डोंट फॉलो अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड इन एसएमईज। फिर इंटरम रिपोर्टिंग जो विच सेज के क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाए, सेमी एनुअल रिपोर्ट्स बनाए 6-6 माह वाली। सर वो तो शायद डेली बेसिस पे रिपोर्ट लेता हो अपने अकाउंटेंट से, हो सकता है वीकली बेसिस पे कोई रिपोर्ट बनवाता हो, तो इसके पास ऑलरेडी ये रिपोर्ट्स हैं। तो यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम ऑन इंटरम रिपोर्टिंग। देन सेगमेंट रिपोर्टिंग, आईएफआरएस 8 की जरूरत नहीं है। आप उसे बताएंगे ये सेगमेंट्स है, वो कहेगा मुझे पता है, मैं ही तो डिसीजंस ले रहा हूँ। सो वी डोंट नीड टू अप्लाई आईएफआरएस 8 ऑन दैट। एसेट हेल्ड फॉर सेल भी इस पे अप्लाई नहीं होता। क्यों? आप उसको कहेंगे सर ये एसेट हेल्ड फॉर सेल है, वो कहेगा मैं नहीं बनाया, क्या इन्फॉर्मेशन फजूल फजूल, क्या फजूल बातें मुझे बता रहे हो, वो बातें बताओ जो मुझे पता नहीं है। सो इस वजह से ये 4 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो अगर आप एसएमईज के ऊपर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये फॉलो नहीं करने। अब कुछ लोग सोचेंगे सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कंपनी हैज चॉइसेस। इफ दे वांट टू फॉलो फुल आईएफआरएस तो कर लें, इफ दे डोंट वांट टू फॉलो देन आईएफआरएस और एसएमईज तो है ही, और वो कहता है ये फॉलो नहीं कर रहा। सो यस, कंपनीज इवन एसएमईज हैव ऑप्शन, इफ दे वांट टू ऑप्ट तो ऑप्ट कर लें आईएफआरएस और एसएमईज। अदरवाइज ठीक है, आईएफआरएस फुल सेट ऑफ आईएफआरएस पे चले जाएं, जो कि आपको पता है कॉस्टली है टू अप्लाई, और फर्दर चीजें भी। फिर अकाउंटिंग जो है वो ड्राइव होती है कुछ नेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन से। आपको अपने नेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखने पड़ेंगे कि आपके नेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं अबाउट अकाउंटिंग ऑफ एसएमईज। मे बी दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको बनाना पड़ेगा। सो इन अदर वर्ड्स, एसएमईज जो फॉलो करने का डिसाइड कर चुका है अकॉर्डिंग टू द नेशनल लॉज, अल्टीमेटली वो डिसाइड कर चुका है, वही ये स्टैंडर्ड्स को फिर फॉलो नहीं करेगा। सो ये थी कि मिशंस, यानी वो चीजें जो कि स्टैंडर्ड में है ही नहीं।
अब आ जाए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एज इट इज फॉलो करनी है आपने, यानी कि जिस तरह एक बड़ी कंपनी लार्ज एंटिटी फॉलो करती है आईएफआरएस को, इन द सेम वे ये स्टैंडर्ड्स भी आपने ऐसे ही फॉलो करने हैं। अब इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो गाइस, ओवरलैप विद आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हैं और इधर भी हैं, यानी लार्ज एंटिटीज भी फॉलो करेगी, ये भी करेंगे। इसी को बोलते हैं ना ओवरलैप, दोनों जगह होना। तो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, आईएस 37, आईएस 29, हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज, आईएएस 10। फिर अगर हम बात करें तो टैक्सेशन, आईएस 12। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट भी ऑलमोस्ट, लेकिन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कुछ सिंप्लिसिटी गिवन है, इसलिए मैं इसको इधर काउंट फॉर नहीं कर रहा। सर वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको सिंप्लीफाई कर दिया है, ये अब हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है इस टेबल के थ्रू। ये देखें जरा। ये कौन सी चीजें हैं, इनको समझते हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मुझे बताएं कि अगर आईएस 38 में दो मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल, आपको क्या लगता है कौन सा मॉडल इनको बोल देना चाहिए कि यू डोंट नीड टू फॉलो इट? प्लीज, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल में कौन सा मॉडल है जो डिफिकल्ट है टू अप्लाई, जिसके लिए थोड़ी ज्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड है? तो रिवैल्यूएशन मॉडल, तो इनको बोला गया कि रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करने की जरूरत नहीं। आईएस 38 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्राइटेरिया लगता है, रिसर्च प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, डेवलपमेंट पे क्राइटेरिया लगता है कि अगर क्राइटेरिया पूरा हो गया तो आप इसको एसेट बना लें, अदरवाइज इसे पीएनएल में ले जाओ। अब ये क्राइटेरिया अप्लाई करना मुश्किल है, इसलिए इन्हें बोला गया कि यू डोंट नीड टू अप्लाई क्राइटेरिया। आप सबको पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है रिसर्च या पीएनएल में ले जाओ। बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट के बारे में इन्हें बोला गया यू डोंट नीड टू फॉलो कि कब इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है, कब पीएनएल में जाना है, सर सारा ही पीएनएल में भेज दो। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स में एसेट से रिलेटेड जो ग्रांट्स होती हैं उनमें ऑप्शंस होती हैं, दे डोंट हैव ऑप्शन, इन्हें दे नीड टू पिक वन कैटेगरी और वही अप्लाई करनी है थ्रू आउट। हम गुडविल कंसोलिडेशन पढ़ चुके हैं, उसमें गुडविल पार्शियल फुल होती है, फुल गुडविल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है विच इज फेयर वैल्यू फैंसी है कैलकुलेट करना। सो दे हैव बीन आस्क्ड बाय यू डोंट नीड टू कैलकुलेट फुल गुडविल, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट पार्शियल गुडविल। देख रहे हैं आप हो क्या रहा है कि कुछ प्रिंसिपल रिकग्निशन और मेजरमेंट सिंप्लीफिकेशन हो गई हैं जो आप लोगों ने देखनी है। ये वो कहानी है जो आप लोगों ने देखना है। अब जरा उसने एक कंपैरिजन दिया हुआ है आईएफआरएस फॉर एसएमईज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फुल आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। उन्होंने ये काम किया हुआ है, ये काम किया हुआ है, यानी एसएमईज में वो बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या चीज सिंपल कर दी है यहां पे जो नहीं है फुल आईएफआरएस में। सो यू कैन इजीली रीड दीज नाउ डेज, इसमें आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि फर्क क्या है। जैसे मैं थोड़े से फर्क समझा देता हूं, हम लोग सारे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिस स्टेज पे आप ये कर रहे हैं। फर्स्ट, गुड्स, आईफरस 15 रेवेन्यू के लिए, एसएमईज के लिए क्या बोला गया है? सर ये एसएमईज वाली लाइन है और ये फुल आईफरस वाली है। आपको पता है जो लार्ज एंटिटीज हैं वो क्या करती हैं, वो स्टेप 5 स्टेप अप्रोच पे चलती हैं और आखिरी अप्रोच है व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड। तो जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तो तब आपने क्या करना है? यस यू आर राइट, तब आपने रेवेन्यू बुक करना है। लेकिन यहाँ पे देखें ऐसा नहीं, उन्हें कहा गया यार आप सिग्निफिकेंट रिस्क एंड अवार्ड चेक कर लें। सिग्निफिकेंट रिस्क एंड अवार्ड जब आपने ट्रांसफर कर दिया है, आपकी मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, तो बस ठीक है, आप समझें कि खत्म। तो जब आपके मेजॉरिटी गुड्स के रिस्क एंड अवार्ड चले गए हैं तो बस हो गई सेल, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सर्विसेज में स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे चले जाएं। इनको सिंपल करके बोल दिया बस। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अमोर्टाइज कॉस्ट, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और कॉस्ट, कॉस्ट की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ठीक हो गया, तो अमोर्टाइज कॉस्ट, कॉस्ट, दोनों जगह पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर अगर हम बात करें फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसी ऑप्शन देखें सिर्फ लार्ज एंटिटीज में, यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ थ्रू ओसीआई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा खाम खा परेशान करने की क्या जरूरत है,
अमोर्टाइज कॉस्ट में चले जाएं अगर आपके पास फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, और अगर ये फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है तो फिर आप क्या करें, फिर आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे ले जाएं, बाकी पंगे में पड़ने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। सो गाइस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ना उन लोगों ने एसएमईज को देखिए, हमें पता है कि हम पूरे स्टैंडर्ड में दो मॉडल्स हैं। लार्ज कंपनी या तो कॉस्ट मॉडल पे रहेगी या फेयर वैल्यू मॉडल पे रहेगी। लेकिन इन्हें एसएमईज को बोला गया यार कि अगर तो आप फेयर वैल्यू बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेबल है, ऐसी जगह पे आपकी प्रॉपर्टीज हैं जहां पे फेयर वैल्यू डिटर्मिन करना मसला नहीं है, तो देन यू शुड यूज फेयर वैल्यू मॉडल। बट देखिए, चॉइस नहीं है कि दोनों में से कोई भी ले लो, ना ना। इफ फेयर वैल्यू इज रिलायबली मेजरेबल इजीली विदाउट अनड्यू जो एफर्ट्स हैं उनके, तो सर देन यू कैन यूज फेयर वैल्यू मॉडल, दैट्स इट। अदरवाइज कॉस्ट मॉडल तो है ही। फिर इंटेंजिबल एसेट्स पे इन्हें कहा गया कि जो इंटेंजिबल एसेट्स इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ वाले हैं ना, यहाँ पे मोटाइज नहीं होते, बल्कि साल में एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट लगता है उन पे। सर, एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना बहुत मुश्किल काम है। वैल्यूएशन लेना, वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना, assumptions लेना, इनको कहा गया यार कि आप इस तरह करें। लार्ज एंटिटीज वही करेंगी जो हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्हें कहा गया है कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंक्लूडिंग गुडविल, आप मोटाइज करें। हालांकि गुडविल मोटाइज नहीं होती, लार्ज एंटिटीज में मोटाइज नहीं होती। स्मॉल एंटिटीज में उन्हें कहा गया जी आप मोटाइज करते हैं। उन्होंने कहा जी लाइफ, आपने कहा लाइफ पता करें। उन्होंने कहा हमें तो नहीं समझ आ रही लाइफ क्या होगी। इन्होंने कहा चलें, लाइफ नहीं समझ आ रही तो 10 years अज्यूम कर लो, 10 साल अज्यूम कर लो, अगर आपको समझ नहीं आ रही क्या लाइफ होगी, और 10 सालों पे सारे इंटेंजिबल एसेट्स को क्या कर दो, अमोर्टाइज कर दो। रिवैल्यूएशन मॉडल को परमिटेड नहीं है, उन्हें कहा गया सिर्फ कॉस्ट मॉडल फॉलो करें, रिसर्च कॉस्ट को पीएनएल में चार्ज करते हैं। हालांकि लार्ज एंटिटीज में पाई रेट का क्राइटेरिया है, 6 क्राइटेरियाज हैं। प्रोबेबल आउटफ्लो हो, इंफॉर्मेशन जो आपका रिलायबल एस्टिमेट हो, देन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, देन वी हैव प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल हो, आपके पास रिसोर्सेज हो टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, पायरेट भी बोलते हैं इसको। तो ये 6 क्राइटेरियाज पूरे होने चाहिए। तो ये लार्ज एंटिटीज हैं, और ये स्मॉल एंटिटीज को देखो कितना सिंपलीफाई कर रहा है। फिर अगर हम बात करें तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स हमने पढ़ी थी कंसोलिडेशन में। हमने कहा था कि 3 ऑप्शंस हैं IS 27 में। IS 27 में 3 ऑप्शंस हैं लार्ज एंटिटीज के लिए। वो अपनी इन्वेस्टमेंट को या तो कॉस्ट पे लिखेंगे और IFRS 9 लिखेंगे, IFRS 9 में 2 ऑप्शंस हैं, या इक्विटी मेथड भी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा गया कि या कॉस्ट पे लिखें या फिर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे लिखें, इसके अलावा कोई पंगा नहीं लेना। ठीक। इन द सेम वे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये देखें, ओनली पार्शियल गुडविल इज अलाउड। हालांकि लार्ज एंटिटीज में दोनों की दोनों अलाउड है। डन। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कितना है। फिर हमने फॉरेन सब्सिडरी में देखा था कि जो जितने भी क्लासिफिकेशन गेन लॉसेस होते हैं वो सारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं। ट्रांसलेशन गेन लॉसेस फॉरेन सब्सिडरी में। लेकिन इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया नहीं 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 नहीं, आपको जरूरत नहीं है फॉलो करने की। आप सिर्फ सिंपली क्या करें, जितना भी एक्सचेंज डिफरेंस है रिकग्नाइज करें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और वापस उसे पीएनएल में भेजने की जरूरत नहीं है। इसको आपने वापस पीएनएल में भेजना होता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में ऑप्शंस खत्म कर दिए हैं उन्होंने। वी हैव 2 ऑप्शंस के हम या तो डेफर्ड इनकम या रिडक्शन इन एसेट कर सकते हैं। इन्हें कहा गया यार भैया ऐसा कुछ नहीं करना, इनकम बनाओ। जब आपको पता चल जाए कि रिसीव हो जाएंगी तब आपने इनकम बना लेना है, अदरवाइज चुप करके बैठे रहो। बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस करनी है उन्होंने, हालांकि हम कैपिटलाइज भी करते हैं एक्सपेंस भी करते हैं अंडर नॉर्मल आईएफआरएस। तो गाइज ये 2 4 बातें और हैं जो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। और इसमें एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बता देता हूँ। दैट इज कि जो रीमेजरमेंट गेन लॉसेज IS 19 में है, वो हमें पता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं, और प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड फॉलो करते हैं हम लोग, और एक्चुअल साइंसेस वालों की हेल्प लेते हैं। इनको कहा गया यार आप या तो पीएनएल में चार्ज कर लें, यू हैव ऑप्शन, या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पीएनएल में लेके जाते हैं। तो इनको ये बोला गया कि ये दो में से कोई एक काम करना है, और सिंपलीफाई सिंपल सी कैलकुलेशंस कर लें, आपको ज्यादा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
तो ये था गाइस आईफरएस फॉर एसएमईज में जो स्टैंडर्ड्स एज इट इज फॉलो करने हैं, जो स्टैंडर्ड्स आपको बोला गया कि ओमिटेड है और कुछ सिंप्लीफिकेशंस। तो ये वाली बातें थोड़ी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और अदरवाइज प्रैक्टिकली बड़ा आसान है। आईफरएस फॉर एसएमईज सामने रखें, वहां से पढ़ लें कि क्या चाहते हैं, ये क्या कहते हैं, और वही फॉलो कर लें। अब देखते हैं गाइस व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग आईफरएस फॉर एसएमईज। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।